So guys, let's begin with our first chapter in economics or in microeconomics, which is Introduction to Economics. What is economics? Economics is the social science that studies the production, distribution and consumption of goods and services. So economics basically गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन को स्टडी करता है और इनके बीच में ही रिलेट करता है. सो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एज अ होल इकोनॉमी को स्टडी करता है. लाइक किसी भी कंट्री की जीडीपी या इन्फ्लेशन हो गई या अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल उसको स्टडी करता है. दूसरी तरफ देख लें माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी भी कंट्री में या किसी भी जगह पे किसी भी कमोडिटी की सप्लाई कैसी है, उसकी डिमांड कैसी है, तो उसको जो स्टडी करेगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा. बाकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, ये बस एक थ्योरी तक ठीक है, बाकी इतना कोई रेलिवेंट नहीं है. को एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स: स्कार्सिटी, चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड सप्लाई एंड डिमांड. सो स्कार्सिटी बेसिकली उसको रेफर करता है कि जो ह्यूमन डिमांड है या ह्यूमन विलिंगनेस जो है वो अनलिमिटेड है. इंसान की ख्वाहिशात अनलिमिटेड हैं, लेकिन उनको फुलफ़िल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं. तो ये स्कार्सिटी बेसिकली उसका रिलेशन बताता है कि अनलिमिटेड वांट्स हैं और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्कार्सिटी. चॉइस क्या है? दो चीज़ों के बीच में जो आप चूज़ करते हो तो वो बेसिकली चॉइस है, सबको पता है बात. देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बेसिकली एडिशनल एडवांटेज है किसी भी कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी पे प्रेफर करने का. लाइक एक कमोडिटी हमें मिल रही है 1000 रुपये में और सेम चीज़ डिफरेंट ब्रांड की या सेम चीज़ दूसरी जगह में मिल रही है 800 रुपये की, तो हम क्या करेंगे, हम 800 रुपये वाली चीज़ बाय करेंगे. तो जो हमें 200 रुपये यहाँ पे बचा तो वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. दैन सप्लाई एंड डिमांड. So demand refers to the quantity of a good or services that a consumer are willing and able to buy at a given price level during a specific period of time. So demand basically, अच्छा एक चीज़ है डिमांड और डिज़ायर. डिज़ायर वो होता है कि जिसमें सिर्फ विलिंगनेस टू बाय होती है, एबिलिटी टू बाय नहीं होती. आप वो चीज़ खरीद नहीं सकते, आप बस खा ही सकते हो. लेकिन डिमांड क्या है? डिमांड में आपके पास एबिलिटी टू बाय भी होनी चाहिए और विलिंगनेस टू बाय भी होनी चाहिए. तो डिमांड दो कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, एक एबिलिटी टू बाय और एक willingness to buy. So supply refers to the quantity of a good or service that producers are willing and able to produce and sell at a given price level. So basically supply का भी वही सीन है. लाइक जो प्रोड्यूसर है वो एबल टू प्रोड्यूस भी हो और विलिंग टू प्रोड्यूस भी हो. अगर एक प्रोड्यूसर को लाइक 1000 ग्लासेस प्रोड्यूस करने हैं, वो विलिंग तो है प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो इतने ग्लासेस मार्केट में प्रोड्यूस कर सके. सो इसकी भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सप्लाई की, कि जो प्रोड्यूसर है वो एबल टू प्रोड्यूस हो और विलिंग टू प्रोड्यूस हो. नाउ रिलेशन बिटवीन स्कार्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो हमें स्कार्सिटी पता है कि अनलिमिटेड वांट्स होती हैं और बहुत लिमिटेड इनकम है. हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है कि एडिशनल एडवांटेज हमारी जो चॉइस के ऊपर है. तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन ऐसा ही है जैसे लाइक अगर स्कार्सिटी है, हमारे पास बहुत लिमिटेड इनकम है और हमें कोई ग्लास बाय करना है. सही है, एक ग्लास के एग्जांपल को लेके चलते हैं. हमारे पास बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है और हमें एक ग्लास चाहिए. अब क्या है, सेम डिज़ाइन का ग्लास हमें एक जगह मिल रहा है 50 रुपये में और वही सेम डिज़ाइन एक जगह मिल रहा है हमें 30 रुपये में. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जब पैसे ही जेब में कम है तो हम वो 30 रुपये वाला ग्लास ले लेंगे. सेम डिज़ाइन है, हर चीज़ सेम है. तो क्या है कि हमें इसमें 20 रुपये का जो एडिशनल बेनिफिट है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई. और ये क्यों हुई? क्योंकि हमारा लिमिटेड इनकम थी, हमने बहुत सोचा, बहुत जुगाड़ लगाई और सस्ता सा ग्लास पकड़ लिया. ये इनके बीच में रिलेशन है. तो इकोनॉमिक सिस्टम, चार तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं: ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम, कमांड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी. ट्रेडिशनल इकोनॉमी में ये होता है कि वो पुरखों के ज़माने से जो ट्रेडिशन चलते हुए आ रहे हैं, पुराने कस्टम, ट्रेडिशन या सोशल नॉर्म्स, तो वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी होती है. देन कमांड इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट का होल्ड होता है. लाइक प्राइस मेकर जो भी कमोडिटी की या इंडस्ट्री की जो होती है वो गवर्नमेंट होती है. जैसे जो हम अपने मुल्कों में देखते हैं, अपने कंट्रीज़ में देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें गवर्नमेंट जो है वो प्राइस सेट करती है. लाइक डेली फ्रूट्स हो गए या फिर कोई भी ग्रोसरी आइटम्स हो गए. सो कमांड इकोनॉमी में जो हर तरीके की जो कमोडिटीज़ होती हैं किसी कंट्री में, तो वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट प्राइस सेट करती है. शायद नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, आई डोंट नो कौन सा कोरिया है, लेकिन वहाँ पे भी शायद ये फॉलो होता है. लेकिन प्रैक्टिकली अभी कहीं पे भी कमांड इकोनॉमी फॉलो नहीं हो रहा. दैन होता है मार्केट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी में क्या है? ये मार्केट इकोनॉमी में ये होता है कि
गवर्नमेंट प्राइस सेटिंग करती है, जो बिजनेसमैन है या जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर और प्राइस सेटर होती है। सो इन केस ये कोई कमोडिटी अगर कोई कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उसका गवर्नमेंट का कोई उसमें इंटरवेंशन नहीं होगा कि प्राइस सेट करे। इसमें जो है जो बिजनेस हैं वो आपस में बैठेंगे, आपस में डिसाइड करेंगे और किसी भी कमोडिटी की प्राइस मार्केट में लाएंगे। ये होती है मिक्स इकोनॉमी। इसमें दोनों तरीके की कमांड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी दोनों फॉलो हो रही होती हैं। जो जिसमें जैसे पाकिस्तान, इंडिया और इस टाइप की कंट्रीज़ हैं, इसमें मिक्स इकोनॉमी फॉलो होती है। जो हमारे फूड प्राइजेज़ हैं, हमारी जो ग्रॉसरी आइटम्स के प्राइजेज़ हैं और जो डेली प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइस जो है वो गवर्नमेंट सेट करती है। रोज़ प्राइस लिस्ट आती है, ठीक है। लेकिन जो ब्रांड्स हैं और दूसरे जो लग्जरी आइटम्स हैं, उनकी जो प्राइस जो मेकर होती है वो उनकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री डिसाइड करती है। पाकिस्तान में दो ब्रांड ले लें आप कोई भी, पाकिस्तान छोड़ें, एक एडिडास एक नाइकी ले लें आप, चलें दो ब्रांड ले लें। तो उसमें क्या है कि एडिडास अपना उनका आपस में कंपटीशन चलेगा। अब क्या है, एडिडास ने एक प्राइस दी, देन नाइकी ने दूसरी प्राइस दी, वो आपस में कंपटीशन, उसका गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है उसके साथ, कोई गवर्नमेंट का होल्ड नहीं है, वो अपनी प्राइस खुद सेट करेंगे। तो ऐसे होता है मिक्स इकोनॉमी में। दोनों इकोनॉमी चली होती है, कमांड इकोनॉमी भी और मार्केट इकोनॉमी भी। दैन इकोनॉमिक गोल्स। इकोनॉमिक चार गोल्स होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है या जो इकोनॉमी है वो अपने मैक्सिमम प्रोडक्शन पे काम करती है। जो एक कंट्री है उसकी जो प्रोडक्शन है, गुड्स इन सेंस ऑफ गुड्स और इन सेंस ऑफ सर्विसेज, वो मैक्सिमम हो, वो बढ़ती जाएँ। क्यों? क्योंकि एक ना कि वो सिर्फ जो इंक्रीमेंट होगा, ना कि वो जो कंट्री है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा। अगर वो सरप्लस होता है तो एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज आएगा और उससे इकोनॉमी का फ़ायदा होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ये हो गई। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? कोई भी बंदा है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो विलिंग है और एबल टू क्या बोलते हैं, हायर है, एबिलिटी रखता है अपने अंदर हायरिंग की। किसी को जॉब करनी है तो उसको जिसको जॉब करनी है उसके पास सारे ऐसे मौके गवर्नमेंट फराहम करे कि उसको जब भी उसको निकले मार्केट में कि मुझे जॉब करनी है, उसको फ़ौरन जॉब मिल जाए। कोई अनएम्प्लॉय ना क्या बोलते हैं, कोई अनएम्प्लॉयमेंट का इशू फेस ना करे। तो ये होती है फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी जो भी आवाम है 18+ या जो भी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट का, तो उसके अबव जो भी एज रिक्वायरमेंट के अबव जो भी बंदा है और वो विलिंग है जॉब करने का, तो उसको जॉब प्रोवाइड हो। कोई ऐसा फारिग बंदा ना घूमे। सही है। प्राइस स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट जो प्राइस हैं वो स्टेबल है। ऐसा नहीं कि किसी कमोडिटी की प्राइस अभी 800 है, कल 25,000 हो गई, फिर परसों वापसी 400 रुपये हो गई। तो ऐसा हिसाब नहीं है, प्राइस स्टेबल हो और फुल इकोनॉमिक सिक्योरिटी। यानी कोई भी ऐसे क्या बोलते हैं, कोई ऐसे मेजर्स लिए जाएं जिससे जो इकोनॉमी है वो रिस्क ना हो, ऐसे रिस्की फैक्टर्स को एलिमिनेट किया जाए। देन बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, सप्लाई डिमांड, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड प्राइस मैकेनिज्म। सप्लाई डिमांड पर हमने बात कर ली। सप्लाई की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो एबल टू प्रोड्यूस हो और विलिंग टू प्रोड्यूस हो। डिमांड की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कंज्यूमर है वो विलिंगनेस टू बाय रखता हो और एबिलिटी टू बाय रखता हो। मार्केट इक्विलिब्रियम, अगर ग्राफ में आप देखें तो डिमांड और सप्लाई का कर्व जहाँ इंटरसेक्ट करता है तो वो पॉइंट होता है मार्केट इक्विलिब्रियम। यानी उस पॉइंट पे जितनी भी डिमांड कंज्यूमर कर रहा है मार्केट में कि मुझे इतनी कमोडिटी चाहिए, उतने ही प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है। उसके एग्जांपल होते हैं ग्लास को। एक कंज्यूमर डिमांड कर रहा है कि मुझे, यानी जो पूरी मार्केट का कंज्यूमर है वो डिमांड कर रहे हैं कि मार्केट में 300 ग्लासेस चाहिए। जो ऑन द अदर हैंड जो सप्लायर्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो उतने ही मार्केट में ग्लास सप्लाई कर रहे हैं। तो वो जो पॉइंट होगा वो होगा मार्केट इक्विलिब्रियम। प्राइस मैकेनिज्म बेसिकली इस टर्म से ये रेफर करते हैं कि जो भी डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म चल रहा है उससे जो प्राइस सेट हो रही है। इक्विलिब्रियम वाले ग्राफ में जिस पॉइंट पे प्राइस सेट होगी तो वो प्राइस मैकेनिज्म भी एक तरीके से कहला सकता है। दैन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, 3 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी एक कंट्री जो एक साल में इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन करती है, इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी और सर्विस। ठीक है, एक कंट्री जो एक साल में प्रोडक्शन करती है इन टर्म्स ऑफ सर्विस और कमोडिटी, वो होता है जीडीपी। ईयर एंड पे या इकोनॉमिक ईयर जो भी होता है, वो उस एंड पे कैलकुलेशन होती है कि भाई इस कंट्री ने या इस मुल्क ने कितने सर्विसेज प्रोड्यूस करी, कितनी
गुड्स प्रोड्यूस करी, तो जो उसका टोटल होता है वो जीडीपी कहलाता है उस कंट्री। सो नाउ इन्फ्लेशन रेट बेसिकली कैलकुलेशन होती है, एक मेजर होता है जिसमें हम मेजर करते हैं कि हमारी करेंसी कितनी डी वैल्यू हुई है। अगर करेंसी डी वैल्यू होती है तो जो उस मुल्क की जो कमोडिटीज़ होती हैं उनके प्राइजेस इंक्रीज़ होते हैं। वैसे ही अपोजिट सेंस में अगर करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो जो उस मुल्क की कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइस डिक्रीज़ होती है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन रेट में हम मेजर करते हैं कि कितनी करेंसी वैल्यू या डी वैल्यू हुई है और उससे हमारे कमोडिटी के प्राइसेस पे क्या अफेक्ट आया है। दैन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये होता है कि हमारे पास कितने इंडिविजुअल्स हैं कि जो विलिंग टू गेट हायर्ड है और एबल टू गेट हायर्ड है, लेकिन उनको हायरिंग नहीं हुई या उनको जॉब नहीं मिली। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट से हमें मेजर होता है कि कितने लोग जो हैं अभी अनएम्प्लॉयड हैं मुल्क में और कितने लोगों को अभी हमने एम्प्लॉयमेंट देनी है, या इस टाइप का मेजर होता है बेसिकली, है ना। बस हमारे यहाँ पे चैप्टर एंड होता है, बाकी फिर इंशाल्लाह अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।